हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आईटीआर फाइल कर दी है तो क्या आपको हर साल आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है क्या। क्योंकि काफ़ी सारे टैक्स पेयर है जिनका ये डाउट रहता है कि मान लो यदि हमारी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम थी वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा थी, इसलिए हमने अपनी आईटीआर फाइल कर दी थी। अब यदि मान लो हमारी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है तो क्या उस केस में हमें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किस केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है और किस केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो अब आपके द्वारा जो आईटीआर फाइल की जाती है तो ये जो आपका आईटीआर फॉर्म होता है ये आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जिसमें आपके द्वारा आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो भी इनकम अर्न की जाती है, चाहे वो आपकी सैलरी या पेंशन से हो या फिर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से हो या फिर आपके कैपिटल गेन से हो या फिर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से हो या फिर आपकी अदर सोर्सेज से हो, इन सारी इनकम के संबंध में आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा है, और यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको ये आईटीआर फॉर्म जो है वो इनकम टैक्स की साइट पे जाके ऑनलाइन फाइल करना होता है। तो अब जैसा कि हम सभी को पता है कि आजकल का जो ज़माना है वो डिजिटलाइज है, यानी कि आपके द्वारा जो मोस्टली ट्रांजेक्शन्स डिजिटल मोड में किए जाते हैं वो ट्रांजेक्शन्स यदि एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग भी आपके फॉर्म 26CS में एआईएस और टीआईएस में की जाती है। जैसे कि यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से यदि आपको 2 रुपये की भी डिविडेंड की इनकम रिसीव होती है तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपके फॉर्म 26CS में की जाती है। या फिर अगर आपको सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है या फिर आपको कमीशन की कोई इनकम रिसीव होती है जिसमें आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है, या फिर मान लो अगर आपको कोई ऑनलाइन गेम से क्रिप्टो से अगर कोई भी इनकम रिसीव होती है तो इन सारी इनकम की जो रिपोर्टिंग होती है वो आपके फॉर्म 26CS में टीआईएस और एआईएस में की जाती है। तो अब आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले अपना फॉर्म 26CS, टीआईएस और एआईएस जो है वो चेक करना है और उसमें देखना है कि यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई ट्रांजेक्शन्स है जो कि सर्टेन लिमिट से ज़्यादा किए हैं तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है जो कि यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में करते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ ट्रस्ट एओपी एंड बीओआई। तो अब आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कब आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। तो फर्स्ट है बिजनेस टर्नओवर एक्सीड ₹60 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब यदि आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो बिजनेस का टर्नओवर है वो यदि 60 लाख रुपए से एक्सीड हो जाता है, भले ही आपको उस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। सेकेंड है प्रोफेशनल रिसिप्ट टू एक्सीड ₹10 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब यदि कोई प्रोफेशनल है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो यदि 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है इफ़ एनी टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्टेड ऑन इनकम। तो अब यदि मान लो आप एक सीनियर सिटीजन हैं और यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी टीडीएस है या टीसीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है और यदि उसकी टोटल अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर आप अदर देन सीनियर सिटीजन है और उस केस में आपकी टीडीएस या टीसीएस की जो अमाउंट है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट मोर देन ₹50 लाख। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है। नेक्स्ट है यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अमाउंट डिपॉजिट की जाती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन फॉरेन ट्रैवल मोर देन ₹2 लाख। तो अब यदि आपके द्वारा मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई फॉरेन ट्रैवलिंग की जाती है और उस ट्रैवलिंग पे यदि आपके द्वारा खुद पे या किसी और पर्सन पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर कर रखा है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर देन ₹1 लाख। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट किया जाता है और उसकी अमाउंट यदि 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। एंड लास्ट है अ पर्सन विथ
फॉरेन इनकम और फॉरेन असेट्स, या फिर आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई फॉरेन इनकम है जो कि रिसीव्ड होती है, या फिर मान लो आपका इंडिया के बाहर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और वहाँ से अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है, तो इन सभी केसेस में यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो इनकी रिपोर्टिंग आपके फॉर्म 26AS में TIS और AIS में की जाती है। तो इन केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। फर्स्ट है यदि आपके द्वारा सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कैश डिपॉजिट कराया जाता है। सेकेंड है यदि आपके द्वारा करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कोई कैश है जो कि डिपॉजिट किया जाता है या विड्रॉल किया जाता है। थर्ड है यदि मान लो आपके द्वारा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि सेल या परचेज की जाती है और उसकी वैल्यू यदि 30 लाख रुपए से ज़्यादा है। फोर्थ यदि मान लो आपके द्वारा कोई भी शेयर है या म्यूचुअल फंड है या डिबेंचर है या किसी बॉन्ड है जिसमें आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है कैश में और उसकी वैल्यू यदि 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। नेक्स्ट यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किया जाता है कैश में जो कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। नेक्स्ट यदि मान लो आपके द्वारा क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट यदि ऑनलाइन किया जाता है और उसकी अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट कराई जाती है कैश में और उसकी वैल्यू यदि 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। नेक्स्ट है यदि मान लो आपके द्वारा कोई भी बैंक ड्राफ्ट है या पे ऑर्डर है या बैंकर्स चेक है या कोई भी प्रीपेड RBI के इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैश में परचेज किए जाते हैं। एंड लास्ट है यदि मान लो आपके द्वारा कोई फॉरेन करेंसी सेल की जाती है और उसकी वैल्यू यदि 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपके हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स होते हैं और इन केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब इन केस में यदि आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है अब यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे यदि नॉर्मल टैक्स पेयर है जिनकी एज 60 साल से कम है और यदि उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर जो सीनियर सिटीज़न है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है और यदि उनकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर जो सुपर सीनियर सिटीज़न है जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है, उनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में उन्हें ITR फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन यदि न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो वहाँ पे सभी टैक्स पेयर के लिए जो टैक्स स्लैब रेट है वो सेम है, यानी कि अगर नॉर्मल टैक्स पेयर है या सीनियर सिटीज़न है या सुपर सीनियर सिटीज़न है, यदि उनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम यदि 3 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उन्हें ITR फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है ITR फाइलिंग ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब यदि मान लो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ITR फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025। तो अब यदि आप अपनी ITR ड्यू डेट पे फाइल करते हैं तो उस केस में यदि आपका कोई TDS डिडक्ट किया गया है तो उसका रिफंड भी आप क्लेम कर सकते हैं, और साथ ही यदि मान लो आपको हाउस प्रॉपर्टी से या कैपिटल गेन से या फिर बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके द्वारा ITR ड्यू डेट पे फाइल नहीं की जाती है, यानी कि अगर आप ओरिजिनल ड्यू डेट जो है उसको मिस कर देते हैं, तो उस केस में आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके द्वारा बिलेटेड ITR फाइल की जाती है उसमें आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप लॉस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, और अगर आपका कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसी को ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके द्वारा बिलेटेड ITR फाइल की जाती है तो उस केस में आपको लेट फीस का भी पेमेंट करना है, यानी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 5 लाख रुपये से कम है तो उस केस में आपको 1000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करना है। लेकिन यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 5000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करना है। अब यदि आपके द्वारा ओरिजिनल डेट भी मिस हो जाती है और बिलेटेड ITR फाइल करने की जो डेट है वो भी मिस हो जाती है तो उस केस में आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अपडेटेड ITR 31 मार्च 2030 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एडिशनल टैक्स का पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा।
तो अब ये जो एडिशनल टैक्स का पेमेंट किया जाता है ये डिपेंड करता है कि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR है वो रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के कौन सी ईयर में फाइल की जाती है। यानी कि रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर करते हैं तो 25% एडिशनल टैक्स, यदि 2 साल के अंदर करते हैं तो 50% एडिशनल टैक्स, यदि 3 साल के अंदर करते हैं तो 60% एडिशनल टैक्स, और यदि रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 4 साल के अंदर आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते हैं तो आपको 70% एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि मान लो कोई कंपनी है या LLP है या पार्टनरशिप फर्म है, यदि उनको लॉस हो रहा है तो उस केस में भी उन्हें अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो अब यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में आपके लिए ITR फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 रहेगी। तो इस तरीके से आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR ड्यू डेट पे फाइल करनी है ताकि आपको किसी भी तरह की लेट फीस का पेमेंट नहीं करना पड़े। तो इस तरीके से यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो इनकम है वो यदि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि हमें लोन के लिए अप्लाई करना होता है तो उस केस में बैंक जो होती है उसके द्वारा पिछले 3 साल की जो ITR होती है वो मांगी जाती है। तो उस केस में यदि मान लो आपने ITR फाइल नहीं कर रखी है और आप सेम डेट में पिछले 3 साल की ITR फाइल करके बैंक को देते हैं तो वो जो ITR आपके द्वारा फाइल की जाती है वो ITR बैंक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाती है, क्योंकि आपकी 2 ITR के बीच में एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको ITR फाइल करने के फ्यूचर में कई सारे बेनिफिट भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको AIS, TIS और 26AS डाउनलोड करना है और उसमें देखना है कि आपके ट्रांजेक्शन जो है वो सर्टेन लिमिट से क्रॉस तो नहीं हुए हैं या फिर आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस तो नहीं हुई है। तो इस तरीके से यदि आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।